नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मेरे साथ आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात पे हम बात लेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की और साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए। 370 धारा हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 370 से शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और लगातार असेंबली इलेक्शन की मांग कर रहे थे। और आज आखिरकार चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों का जो ऐलान हो गया है उसके आधार पर अब जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव होगा उस पर बात होगी। और चर्चा के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आप सबको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हर्षिल दवे जुड़े हुए हैं। हर्षिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ राजकोट से सीनियर पत्रकार जगदीश मेहता जी जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले जगदीश जी, आपके पास आती हूँ। आप सालों से पत्रकारिता फॉलो कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जब बहुत वक्त से मांग हो रही थी और अब होने जा रहे हैं, अपनी क्या राय इस पर व्यक्त करते हैं सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एसिड टेस्ट होगा और न केवल नेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल का एसिड टेस्ट होगा, क्योंकि 370 हटाई गई, उसके बाद की ये सबसे पहली चुनाव है जी। अभी यही चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सैन्य के बलबूते पर, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जनता है उनका दिल भी अगर जीता होगा तो उनको इसी चुनाव में उसको मुनाफा मिलेगा। और अगर ये चुनाव में उनकी असर नहीं दिखी तो मान लीजिए कि 370 की वो धारा भले हटाई गई हो, लेकिन कश्मीर के लोगों के दिल में अभी भी भारतीय जनता पार्टी या तो भारत की केंद्र सरकार अभी जगह बना नहीं पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बदल तो चौक्कस दिया है कि ऐसा न हो कि पहले की माफिक जो बैठक व्यवस्था थी, पहले क्या था, जम्मू जो कि हिंदू बाहुल्य विस्तार है, यानी सबसे ज्यादा वहां हिंदू लोग रहते हैं, उनकी सीट बहुत कम थी, 17 या 17 से 22 तक थी। और जो कश्मीर घाटी जिसको कहते हैं, जिसको पाकिस्तान परस्त मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर आतंकवादी वो भी वहां पे हैं और जो लोग वहां रह रहे हैं उनका भी रवैया भारत के प्रति कम है और पाकिस्तान के प्रति ज्यादा है। तो वो कश्मीर घाटी में 62 बैठकें थी, 62 सीट्स, और यहाँ हिंदू बाहुल्य विस्तार है, वहां केवल 17 थी। तो ये तो निश्चित था पहले तो कि जिसको कश्मीर घाटी में ज्यादा बैठक मिलेगी सरकार उन्हीं की बनेगी। और ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये दोनों जो परिवार हैं वो एक 1 by 1 उन्होंने ही सत्ता वहां पे काबिज रखी, क्योंकि कश्मीर घाटी में उन्हीं के विचारधारा वाले लोग ज्यादा रहते हैं। अभी क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 370 की धारा तो हटा दी और सीमांकन भी चेंज कर दिया। अभी जम्मू कश्मीर में 43 बैठक से सीट्स 43 और कश्मीर में 47, यानी लगभग तो 50-50 जैसा है। तो जम्मू जो है, जम्मू हिंदू बाहुल्य विस्तार है, इसीलिए वहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उम्मीद है कि ज्यादा वहां से सीट मिले। और बाकी जो कुछ कमती रह जाएगी वो वहां के छोटे छोटे जो 2-4 पक्ष और होंगे उनका भी समर्थन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी में सरकार बना सकती है तो 370 की धारा जो उन्होंने हटाई है उनका श्रेय, यानी उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और यश भी मिलेगा, न केवल नेशन में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। जी, चलिए, विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो ये आशा जरूर हम लगा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव पंचोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते। संजीव जी, विधानसभा चुनाव लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर इसकी मांग कर रहा था। सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए और फिर इस चर्चा में हम सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मित्र जुड़े हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। संजीव जी, विधानसभा चुनाव पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये विधानसभा चुनाव जो हो रहा है तो हमें बेहद, भारतीय जनता पार्टी को बेहद खुशी है, क्योंकि 370 की धारा हटने के बाद कई लोग जो ऐसे थे जो सालों से, पिछले 70 सालों से उस एरिया में रह रहे थे और उनको वोटिंग का राइट नहीं था, तो आज जो आम आदमी था, जो दलित था, जो पिछड़ा हुआ था, जो सालों से वहां पर कार्य कर रहा था, उसको वोटिंग करने का एक मौका मिला है और आने वालों कई सालों तक वो वोटिंग करता रहेगा और देश की, मतलब राज्य की राजनीति में उनका सहयोग देता रहेगा। तो हर आदमी एक सही तरह से, अब जम्मू कश्मीर जो है लोकतांत्रिक राज्य आने वाले दिनों में बनेगा। और हमने भी देखा है कि जब पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में माननीय मोदी जी का वहां पर एक रैली थी, तो 2.5 लाख से ज्यादा अधिक लोग श्रीनगर में इकट्ठा हुए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि श्रीनगर, मैं अभी गया था पिछले कुछ महीनों में, तो एक पूरा सा बदलाव हमें दिखाई देता है, एक नया नजरिया लोगों के प्रति, जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वो साफ तौर पर लोगों को एक काफी उत्साह है। और हम भी चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक राज्य की एक हैसियत से जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में भारत का एक संपूर्ण और अविभाज्य अंग बना रहे। चलिए, आपकी सोच और आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर के लोग क्यों खुश नहीं है, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। लौटूंगी संजीव जी आपके पास। हमारे साथ हर्षिल दवे जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हर्षिल जी, क्या प्रतिक्रिया है? विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जी देखिए, लोकतंत्र का जो पर्व है, महापर्व, वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुद अपनी सरकार चुनने के लिए अब तैयार है। पिछले 10 साल से वहां पे चुनाव नहीं हो रहे थे और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके ऊपर जवाब देने के लिए जो लोकतंत्र, उनकी हत्या की गई थी, वो उनको आज वापस मिल रही है और इलेक्शन कमीशन वहां पे चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। आशा है कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव होगा और अपनी मनपसंद सरकार जम्मू कश्मीर के लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत आनंद की बात है। लेकिन जो 370 की हम बात कर रहे हैं जी, तो 370 मिलने के बाद उनको यूनियन टेरिटरी का, यानी कि केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। तो आज चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा कर दी है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कांग्रेस का वहां पे और इंडिया अलायंस का एक ही काम होगा, जीतने के बाद, कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बाद उनको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, जिसके वजह से वहां की जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो इश्यूज हो रहे हैं, वो ना हो। सिर्फ अपने राजकीय फायदे के लिए उन्होंने जो 317 धारा हटाई है, जो सिर्फ उसमें से सिर्फ 2-3 पॉइंट ही उन्होंने हटाया है और पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि हमने 327 धारा हटा दी है। ये गलत बातें करके भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर 370 सर, 377, सॉरी 377 जी, वो लोग जो धारा भी हटाई गया जी, या सॉरी धारा 377, उन्होंने जो दुनिया के अंदर और देश के अंदर गलत प्रचार किया है कि हमने हटा दिया है, लेकिन उनमें से 3-4 ही पॉइंट उन्होंने दूर किए हैं। तो उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की सरकार, जनता देने के लिए जा रही है। साथ में दुख की बात भी ये भी है कि हरियाणा में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले थे। पता नहीं चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं,
वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है शिंदे साहब महाराष्ट्र के का रुख साथ। अभी ठीक नहीं है हर्षिल जी। है नहीं, महाराष्ट्र का रूप वो शिंदे साहब अभी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं, या फिर सीट बंटवारे में कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुछ काम नहीं बन रहा है, तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए, आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं एक एजेंडा सा बन गया है। जगदीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, 370 की धारा भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इससे इनकार कर रहे हैं। हाल ही में वडोदरा एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मेयर आए थे, उन्होंने कहा कि 370 से कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा सब कुछ मिला है, राजनीतिक फायदा मिला है, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला है। क्या 370 धारा हटने से वहां कुछ बदलाव आया है या आने वाले सालों में आएगा सर? देखिए बहन, वहां पे जो बदलाव है आज ही उसकी तस्वीर रिलीज हुई है। कौन सी तस्वीर? वहां के लाल चौक में भारतीय तिरंगा को लहराता हुआ एक ही गुजराती है, वो भी गुजराती युवान है, जिन्होंने पूरा का पूरे शानो शौकत से तिरंगा लहराया। अभी यही तो बदलाव है वहां। तो अगर इसके पहले लाल चौक में तिरंगा फहराना तो दूर, वो उसकी सोच भी रखना एक जोखिम वाली बात थी। तो बदलाव तो है ही। देखिए होता क्या है बहन जी, कि जिसकी बातें सुनी जाती हैं वो माइक में बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि वो लोग की अपनी एक सोच है। जो जनता है, लाखों लोग हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, क्योंकि वो लोग तो असंगठित है, उनके पास माइक नहीं है, समझ लीजिए। तो बात यह है कि जिनके पास कुछ एजेंडा है, जिनका कुछ नाम है, जो हमेशा मीडिया के फेवर में रहे हैं, मीडिया से भी रहे हैं, वो लोग अपने आप को, जैसे कि आपने अभी उल्लेख किया कि वडोदरा में या सूरत में कोई आए थे, उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ नहीं मिला। भला लोगों को लाभ मिलने का मतलब क्या है? अभी जो कश्मीर में पहले जो आतंकवाद था, क्या अभी कम नहीं हुआ है? तो लाभ का मतलब क्या हुआ? दूसरा, वहां सबसे फिल्म का शूटिंग। क्या 370 हटने की वजह से आतंकवाद कम हुआ है? बिल्कुल कम तो हुआ है। देखिए अभी जो हो रहा है वो बदले की कार्यवाही है। आतंकवाद पहले क्या था? पहले यही था, सभी लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कश्मीर को मुक्त कराना चाहते, ऐसी बातें थी। अभी उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी जो आतंकवाद है वो क्या है? पाकिस्तान से भेजे हुए लोग, जो कि हमारे जिंदगी, आप पूरा कश्मीर को अगर सोने से भी मर दिया जाए पूरा का पूरा, तो भी कश्मीर में जो पाकिस्तान वाले उनको तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये आतंकवाद नहीं है, वो सरहद पार की बात है। अभी भी जितने आतंकवादी हमले हुए हैं वो आउट ऑफ, यानी हमारी लाइन के बाहर के लोग जो है सरहद पार के, उनके द्वारा किया जाता है। हाँ, अभी कुछ लोग हैं जो स्लीपर सेल हैं, यानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो कश्मीर की जो पढ़ने के लिए जा रही है, वहां अभी एक्टिंग यानी फिल्म का शूटिंग वगैरह शुरू हो रहा है, वहां ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, ये सब जो है वो बदलाव ही तो दिखता है इसमें तो। और अभी ये चुनाव जो है वो उसका सभी सबसे बड़ा टेस्ट होगा, और हम लोग देखेंगे कि क्या लोग वहां के चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब एक लिटमस टेस्ट जैसा होगा कि कौन सी पार्टी को वहां की जनता पसंद कर रही है, क्योंकि बहुत वक्त बाद जब उन्हें वोटिंग का राइट मिलेगा तो उनकी सारी भावनाएं उस एक वोट में, उंगली की ताकत में बाहर आएगी। भारतीय जनता पार्टी से संजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, 10 साल क्यों लग गए? मेरा ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि किसी भी प्रदेश की जनता को क्यों वोटिंग के अधिकार से अलग रखना चाहिए? 10 साल कैसे लग गए असेंबली चुनाव कराने में? देखिए, हर चीज को रिफॉर्म करने में एक वक्त लगता है, और एक जमाना था कि भाई जो दो फैमिलीज थी, मुफ्ती महबूबा और उमर अब्दुल्ला, उन्हीं लोगों का, मतलब शेख अब्दुल्ला वही फैमिली का पूरा बनाया हुआ एक सिस्टम था, और उन लोगों ने कश्मीर को अपने गिरोह में रखा था, जम्मू को अपने गिरोह में रखा था। तो अभी वो लोग कहते थे कि भाई लोही की नदियां बहेगी, जम्मू में कहाँ बही। आज देखिए जो बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो हम सबको पता है। आज जो टूरिज्म, ज्यादा लोग घूमने जा रहे हैं,
आज अमरनाथ यात्रा हो या जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तो लोग बड़े प्यार से जा रहे हैं। अभी हम टीवी चैनल्स में देख रहे हैं कि बड़े प्यार से लाल चौक में तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये सब बदलाव है। लोग खुश हैं। जिन लोगों को कई सालों से वहां रहते हुए भी अपना मतदान करने का मौका नहीं मिला था, तो एक नया कश्मीर, एक नया जम्मू हमारे सामने इस इलेक्शन के बाद में उभर कर आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की राजनीति है, हमें केवल यही देखना है कि हमारा देश का हर नागरिक खुशहाल हो, हमारे देश का हर अंत्योदय खुशहाल हो। यही देखने की जिम्मेदारी, और माँ भारती का जो ध्वज है वो सदैव पूरे भारतवर्ष में लहराता रहे, यही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद रहती है। चलिए, जम्मू कश्मीर में सुचारू आयोजन की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है संजीव जी, और बड़ोदरा से ही बिलोंग करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हर्षिल दवे जुड़े हुए हैं लगातार। हर्षिल जी, आपका कुछ मानना है? 10 साल तक प्रजा को, जनता को वोटिंग राइट से वंचित रखा गया है, और अब लोकसभा चुनाव में कश्मीर से तो भारतीय जनता पार्टी वहां उस टाइम चुनाव भी नहीं लड़ी थी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर, हर्षिल जी? देखिए, 370 हटने के बाद चुनाव होने के लिए जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, वो उनका मामला है, करीबी मामला है। लेकिन जो हमारे वडील है, उन्होंने बात किया है कि 2 फैमिली का वहां पे दबदबा रहा था। तो मैं उनको ही पूछना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती से तो आपका भी बहुत भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा पहले से रिश्ता बना हुआ है। उनके साथ एयरलाइंस बना के आपने वहां पे अपनी सरकार भी चलाई हुई है। तो आप अभी खुद का नहीं देख रहे और सामने वाले की बात कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन के सामने उनको कुछ टिकना होगा, तो वहीं पे कुछ करना तो पड़ेगा। देखते हैं वो महबूबा जी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी तो उन्होंने हमारे कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जी के साथ तो हाथ मिला दिया है। अब देखते हैं उनके साथ जाके कितनी सीटें बंटवारा करेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन खैर, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बहुत बुलंद लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि हर स्टेट में आपको इसी तरह की सफलता मिलने वाली है, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं सर? मैडम जी, आप देखते जाइए किस तरह से। देखो, अभी जिस आदमी को ये लोग बुला नहीं रहे थे, जिन आदमी को ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो उनकी बातें उनको सुनना पड़ रहा है। आप देखिए, अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो, कैसे करारा जवाब दिया गया है। बात हुई नरेंद्र भाई मोदी जैसे को, तो उनको सिर्फ 50,000 लीड मिलना, देखिए ये बहुत शर्मजनक बात है। एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को 50,000 से कम वोटों से जीतना वो बहुत अच्छी बात नहीं होती। उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। और हमारे साहब बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम की, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उनको उनके प्रति लागनी है। तो मैं उनको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि मणिपुर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके बारे में भी कुछ बातचीत करें। अच्छी बात है कि 15 अगस्त के दिन नरेंद्र भाई मोदी ने बांग्लादेश की हिंदुओं की बात की। उसके पहले राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने भी बताया था कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए, रक्षण मिलना चाहिए। तो मैं उनको, नरेंद्र मोदी जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की इतनी चिंता है, तो आप मणिपुर की भी इतनी चिंता कीजिए, क्योंकि मणिपुर भी एक भारत का एक हिस्सा है, वहीं भी आज जल रहा है। तो हम ये थोड़े मुद्दे से बाहर चले गए, हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, क्यों अटक जाती है? सॉरी मणिपुर पे सुई हमेशा क्यों अटक जाती है? आज अपन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पे बात करें। चलिए, हरियाणा में क्या माहौल रहेगा ये बता दीजिए सर। हरियाणा में देख ली, वहां पे भी हमारे कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जा रही है। हमारे जो सीनियर नेता लोग हैं, खट्टर साहब है, वो सॉरी हमारे जो साहब है वो वहां पे काम कर रहे हैं। हमारे दीपेंद्र हुड्डा है, उनके पिताश्री है, तो वहां पे ये सब काम चल रहा है। हम हरियाणा में जीतने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हरियाणा की बेटी को वहां पे ओलंपिक में किस तरह से अपमान सहना पड़ता है। तो हरियाणा भी उनको करारा जवाब देने वाला है, उसमें कोई शंका और स्थान की बात नहीं है। और आप बोल रहे आपकी मामला हुआ वो कोई प्रेरित था, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, वो प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने सरकार के सामने आवाज लगाई थी, तो ये सरकार ने उनको बता दिया कि हमारे सामने आवाज
लगाना कोई ठीक बात नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ मैडम जी, हमारी पिन भारत में मणिपुर नहीं पर हुआ था, चमकी ओलंपिक तो पेरिस में हुआ था सर। तो आपकी बात है, पेरिस में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं राजकीय षड्यंत्र पेरिस में भी मोदी विनेश सरकार फोगाट चलती के है, साथ हुआ है। समझ ये कह रहे हैं आप। मैडम मैडम जी, विनेश फोगाट के साथ कुछ ना कुछ राजकीय घटनाक्रम हुआ है। इस तरह से कुछ नहीं होता। वो सिल्वर मेडल के लिए लड़ रही थी, तो तब उनका वेट अच्छा नहीं था, तो उनको खेलने ही क्यों दिया गया। खैर, ये बात तो सही। मैं आपको पूरी वो आपका एक कहानी अलग ही प्रश्न, है पूरी, चलिए उस पे नहीं जाते हैं। हमारे पास जगदीश जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं हरियाणा की स्थिति जान लेती हूँ और उसके बाद संजीव जी के पास वापस चलेंगे कि संजीव जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। जगदीश जी बताइए, हरियाणा में क्या माहौल रहेगा। देखिए, कांग्रेस के जो मित्र कह रहे हैं वो उनके पास या तो इंफॉर्मेशन है नहीं, या फिर वो जानबूझकर गलत बात कर रहे हैं। ओलंपिक संघ जो पेरिस में हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की कोई मिली जुली हो ही नहीं सकती है। उनके अपने एक रूल्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल के रूल्स होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि हाँ, बिल्कुल वही बात। दूसरी बात, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो खुद ने अनाउंस किया हुआ है ना कि उनको सिल्वर मिले या ना मिले, हम तो उसको गोल्डन अवार्ड विजेता के स्वरूप से ही उसको वेलकमिंग करेंगे और उनको ये सभी सुविधाएं देंगे जो एक गोल्ड मेडलिस्ट को मिलनी चाहिए। तो ये अन्याय वाली बात तो नहीं, ये तो क्लियर बात है। नंबर 1। नंबर 2 कि ये कांग्रेस का क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो वीक पॉइंट है वो ही उसका स्ट्रेंथ मानते हैं वो लोग, अपना खुद का कुछ नहीं। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, एमएसपी वाली बात है कि किसानों को जो मिलना चाहिए एमएसपी वो नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम है। लेकिन आप जानती है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस प्रकार से किसान वहां पे हरियाणा में बॉर्डर को सील किए हुए हैं और अपने अपने सभी जो वहां वाहन वगैरह रखे, किसी ने तो स्ट्रक्चर बना लिया है वहां रहने के लायक, तो ये भी गलत बात है क्योंकि इसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये अभी क्लियर हो गया है। फिर भी देखते हैं कि हरियाणा में क्या होता है। हालांकि जो 3-4 बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फेस करनी पड़ेगी। एक किसान आंदोलन यानी उनका सपोर्ट मिलना ये अलग बात है, क्योंकि वो पहले कई सालों से मतलब वैसे ही चुनाव के सामने मतलब प्रकार के वो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। तो एक ये बात भी है किसान आंदोलन की, उनके पास जो एमएसपी वाली बातें हैं उनको मानते कि हमारी दुगनी जो बात कर रहे थे कि हमारी दुगनी आय हो जाएगी, वो तो अभी तक हुआ नहीं है वगैरह वगैरह, वो ये तो है। लेकिन वहां कांग्रेस को ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय वायदा, यानी कस्में खाना, कस्में वादे प्यार वफा तो बातों है, बातों का क्या। अगर तुम रेवड़ीबाजी करोगे यानी कि हम अगर आएंगे तो किसानों का जो कर्ज है माफ कर देंगे, ये एमएसपी वाली बात है तो हम लोग एमएसपी दे देंगे, चलो आपको कुछ भी हो, तो ये तो रेवड़ीबाजी हो गई। कि अगर आपको ये सब करना ही है तो देखिए कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी यानी कांग्रेस की सरकार है, आप वहां पे मॉडल स्टेट बना दीजिए और वहां के किसानों का सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से रूल्स कर रही है। तो कहने का तात्पर्य वो है कि कुछ भी कह देना और कैसे भी वचन दे देना अलग बात है, और बाकायदा भारत की संप्रभुता को भी कोई मुश्किल ही ना हो, इकोनॉमी की कोई प्रॉब्लम ना हो और विकास की राह में पूरे स्टेट को ले जाना हो, ये अलग बात है। तो हरियाणा में झूठपुट वाली जो मैंने कहा आपको कि किसानों का कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, वो अलग बात है। सभी स्टेट में अलग अलग समस्याएं होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उनके अपने जो एजेंडा है उनके द्वारा वो फाइटिंग करेगी, इसमें कोई बात नहीं है। सबसे बात तो बड़ी कश्मीर वाली है। हरियाणा में कुछ भी हो, जो अगर कश्मीर में जीत लिया भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक पक्षों ने कश्मीर जीत लिया तो समझो उसको ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया। बिल्कुल सही बात है। 370 धारा हटाने के बाद एक एसिड टेस्ट अब गुजरने की बारी आ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि अगर 370 सफल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सफल रहेगी, और अगर नहीं 370 को सफलता मिली तो भारतीय जनता पार्टी को भी वहां सफलता ना मिले, ये हो सकता है। जम्मू कश्मीर की तो बात हम कर ही रहे हैं, हरियाणा पर क्या सोचते हैं संजीव जी आप? पिछली बार भी कोई 2019 की अगर मैं बात करूं, कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, छिटपुट सरकार, छोटी छोटी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार
संजीव जगदीश जी आपको जाना है जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। देखिए मयूरिका जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति रही है और मनोहर लाल खट्टर जी काफी लोकप्रिय है। और जो किसान आंदोलन की बात है तो हमने सभी चीजों में अभी जो भी खरीदी होती है किसानों की, जो पाक होता है वो सभी खरीद एमएसपी के मुताबिक होता है। और वही किसानों के आंदोलन की बात तो पंजाब में काफी ज्यादा है जहां इनकी इंडी गठबंधन की सरकार है। तो अब पंजाब के जो किसान जो है वो एमएसपी के जरिए उनका जो मॉल जो है वो लिया जाता है, इसलिए वो बेहद खुश है। हालांकि पंजाब की परिस्थिति इनके लिए ज्यादा खराब है। तो आने वाले दिनों में बेशक भारतीय जनता पार्टी ही सरकार हरियाणा में बनाएगी, ये हमारी सोच है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिल पाएगा? पक्का मिल पाएगा। चलिए, कांग्रेस के हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। हर्षिल जी, आपको लगता है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी, या आप जैसा दावा कर रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव में हमें अच्छा रिजल्ट मिला है तो राहुल गांधी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, विपक्ष नेता के रूप में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी सफल हो सकती है? देखिए मैडम जी देखिए मैडम कि लोकसभा में भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया था चुनाव के लिए और उनका परिणाम आपने भी देखा है और देश ने भी देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ। इसी तरह से मोदी की हरियाणा में आप लोगों ने जी हरियाणा में भी इस तरह के साथ हम चुनाव में उतरेंगे, फाइट करेंगे, बहुत ही अच्छे लीडर्स वहां पे जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे और वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। बात रही रेवड़ी वाली, हम कभी रेवड़ी बांटते नहीं है, हम जो वादे करते हैं वो निभाते हैं और हम वो करके रहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा हमारा जो अभी देखते हैं चुनाव का माहौल बन रहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां पे मैनिफेस्टो बनाती है और हम मैनिफेस्टो में किसानों के लिए कुछ न कुछ नया लेके आने वाले हैं, क्योंकि किसानों को बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, उनके ऊपर कितने सारे कर्ज है, कर्ज माफी करके भी बात हम लोग करने वाले हैं। हमने तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाई रेवंत रेड्डी जी ने, उन्होंने पण वहां पे कर्ज माफी किया है किसानों का। कर्नाटक में भी हमारी सरकार आई, हमने किसानों के कर्ज माफी किए। गहलोत जी की सरकार में भी हमने कर्ज माफी की है। तो हम लोग वायदे नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह और रेवड़िया कभी भी बांटते नहीं। हमारा साफ मकसद है, जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, किसान लोग है, दलित लोग है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम बात कर रहे थे, उस पर छोटी सी बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में क्यों चुनाव नहीं लिए गए जबकि उसका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है? महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, वो बात कर लेते। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, छोटा सा जवाब चाहूंगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं कराने के पीछे क्या वजह हो सकती है? मैडम जी देखिए, वहां पे शिंदे साहब का अजित पवार साहब के साथ फडणवीस अपने जो देवेंद्र जी है उन लोगों के साथ कोई तालमेल हाईकमान का बन नहीं रहा है। अंदर शायद लगता होगा कुछ झगड़ा चल रहा होगा या फिर कोई लोग सीट ज्यादा मांग रहे। अभी देखिए अजित दादा ने बहुत अच्छे 2 दिन पहले अपनी रक्षाबंधन आ रही है, परिवार का मामला है, उनकी बहन है तो अच्छी बात कही है, लेकिन उनका राजकीय कुछ घटनाक्रम देखे तो कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, ऐसा लग रहा है। अगर कुछ सीट बंटवारा नहीं हो रहा है उसके वजह से इलेक्शन कमीशन को बोला हो गया अभी मत कीजिए चुनाव। चुनाव आयोग को क्या मतलब है? चुनाव आयोग की तो काम ही है चुनाव कराना, तो इस खिचड़ी से चुनाव आयोग का क्या मतलब? मैडम ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अंडर में रहता है चुनाव आयोग, कठपुतली की तरह हो। अभी वो निष्पक्ष नहीं रहा है, निष्पक्ष नहीं रहा। अभी सीबीआई और ईडी जैसे निष्पक्ष नहीं रहे, ऐसे चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रहा है। अगर उनमें अगर इतनी ताकत होती तो वो वहां पे भी चुनाव करवा सकते थे। उन्होंने बताया कि वहां पे त्योहार का माहौल है, तो क्या जम्मू और कश्मीर में और हरियाणा में भी त्योहार का माहौल तो बनना ही रहेगा। गुजरात के इलेक्शन में के टाइम पे भी दिवाली का माहौल होता है, नवरात्रि का माहौल होता है, तो भी चुनाव होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहा है? ये कुछ ना कुछ सोचने वाली बात है।
वहां पे जी। शायद लग रहा है गठबंधन और उनकी सीटें बंटवारे में कुछ बन नहीं रहा है, उसके वजह से पीछे चुनाव ले गए होंगे। जी, बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे मित्र जुड़े हुए ही हैं। पूछ लेते हैं सवाल सर, महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? वहाँ कार्यकाल वहाँ भी समाप्त हो रहा है। क्या वजह है महाराष्ट्र को इस चुनाव में शामिल नहीं किया गया? जबकि देश इंतजार कर रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। संजीव जी। वैदिकारी चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है और देखिए थोड़ा धैर्य रखे। आज ये इनका आगाज हो गया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन ये तारीख को है, तो आने वाले कुछ दिनों में इसका भी आगाज हो जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए। चलिए सब्र कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की जो हेडलाइन है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहां बड़ी पार्टीज को तो मौका मिलेगा ही, छोटी पार्टीज को भी अगर उन्होंने 10 सालों में अच्छा काम किया है तो वहां अपना सब कुछ परखने का मौका मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को 370 हटाने के बाद कितनी सफलता मिली है ये भी देश जरूर देखेगा। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी शुक्रिया। धन्यवाद मैम। हर्षिल जी आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे व्यूअर्स का। वैसे आपको रोज मुद्दे की बात में शाम 8 बजे मेरे साथ जुड़ते रहना है, क्योंकि यहाँ हम वही बातें चर्चा में लाते हैं जो जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।